हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट दो मार्केट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला, आपके पास यहाँ पर मोनोपोली जो मार्केट हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके फीचर्स यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। दूसरा, आपके पास जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता था या फिर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट कह लीजिए, सिंपली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं उन मार्केट के भी आपके पास जो है यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। मींस एक ऐसा मार्केट जहां पर जितने भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स के अपने अपने प्रोडक्ट पर एक मोनोपोली है, एक राइट है, वही उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बट उन जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, बट सबकी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं। तो आप ऐसे मार्केट को जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं सोप इंडस्ट्रीज की। ठीक है, सोप इंडस्ट्रीज आपको पता है भाई, सब कंपनीज के सोप अलग अलग हैं, सब कंपनीज के सोप में अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सबके फीचर है, बट है तो सोप ही, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही है। तो इस वजह से वो कंपटीशन में आ जाता है। मतलब सोप बनाने वाली बहुत सारी कंपनी, ऐसे आप टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज भी आपके पास इसी वाली मार्केट में आएंगी, बिकॉज यहां पर सबके टूथपेस्ट अलग अलग है, बट कंपनीज एक ही है, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना। तो यहां पर मोनोपोली भी है और कंपिटिटिवनेस भी पाई जा रही है मार्केट्स के बीच में, फर्म्स के बीच में। तो यही एक ऐसा मार्केट आपके पास क्रिएट होगा जिसे आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट नाम देंगे। अब इसके क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, सबसे पहला फीचर है आपके पास कि यहां पर अगेन आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आपके पास फर्म्स यहां पर होती है। सेकंड फीचर है आपके पास कि यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा आपके पास, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि प्रोडक्ट तो सेम ही है, बट हर किसी का प्रोडक्ट अलग है। टेस्ट में किसी भी चीज में आपके पास अलग है, हर किसी के प्रोडक्ट के फीचर्स अलग हैं, इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहां पर आ रहा है। थर्ड है यहां पर कि यहां पर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में कोई भी फर्म जो है कभी भी एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म जो एग्जिट कर सकती है, यहां पर पूरा जो है फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, बिकॉज कंपिटेटिवनेस पाई जा रही है, और कंपिटेटिवनेस जब भी होती है तो फर्म जो मार्केट होता है उसके अंदर फ्रीडम होती है एग्जिट और एंट्री की। ठीक है, थर्ड फोर्थ आपके पास होगा कि यहां पर सेलिंग कॉस्ट होती है। देखिए, सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है, मींस जब भी आप देखेंगे कि हर किसी का प्रोडक्ट डिफरेंट है बट एक ही इंडस्ट्री में, लाइक अभी हम सोप की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा सोप का कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है टेलीविजन पर किया जाता है, या आपके न्यूज़पेपर्स में किया जाता है, या इंटरनेट पर किया जाता है। तो मींस आपके पास प्रोडक्ट तो सबका एक है, बट कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग है, जिसकी वजह से आपको वो फीचर्स लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि भाई दूसरी कंपनी से हमारा प्रोडक्ट इतना अलग है या इस मायने में अलग है। तो उसके लिए आपके पास सेलिंग कॉस्ट आती है, आप एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन सभी पर बहुत ज्यादा खर्चा आपके पास हो रहा होता है, सेलिंग कॉस्ट आती है यहां पर। ठीक है, फिफ्थ आपके पास होगा प्राइस कंट्रोल की। अगर हम बात करें, देखिए प्राइस कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है, मतलब हर फर्म के पास प्राइस कंट्रोल है, बट एक फर्म का प्राइस जो डिसीजन है वो दूसरे फर्म के प्राइस डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि भाई मान लेते हैं एक XYZ किसी भी कंपनी है, हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे अभी, ठीक है, कोई कंपनी है, उसने कहा कि भाई हम सोप को जो है 10 रुपीज में बनाएंगे। तो अब दूसरी कंपनी जो है ABCD लिमिटेड, वो कह सकती है, ACBCD लिमिटेड कह सकती है कि मैं जो है 9 रुपए में सेल कर दूंगा, या 9.5 रुपए में एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर प्राइस का कंपटीशन आपके पास हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो है, हम अगर इस प्राइस को देखें तो इसने इतना प्राइस रखा हुआ तो हम इससे कम प्राइस, तो प्राइस कंट्रोल होता है, बट दूसरे के डिसीजन पर डिपेंड भी करता है कि हमको कितना प्राइस रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास लिमिटेड मोबिलिटी पाई जाती है, लिमिटेड मोबिलिटी।
ठीक है। यहां पर आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज है वहां पर आपके पास फुल, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट आपके पास मोबिलिटी पाई जाती थी, गुड्स एंड सर्विसेज की, रिसोर्सेज की, आपके पास अच्छे तरीके से मार्केट जो है चलता था। बट यहां पर आपके पास लिमिटेड मोबिलिटी है, यानी कि एक फर्म के जाने पर दूसरे प्लेयर्स पर इंपैक्ट पड़ता है, वहां पर नहीं पड़ता था। तो यहां पर ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 7th पॉइंट आप यहां पर कह सकते हैं कि इनपरफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज। जैसे आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती थी, बट यहां पर आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में इम्परफेक्ट नॉलेज है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फर्म्स हैं आपके पास यहां पर, उन सभी फर्म्स को उस इंडस्ट्री के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। अगर वो नई नई आई है तो धीरे धीरे उसके बारे में उन्हें पता चलता है। ऐसे ही हम बायर हैं, हमने अगर कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो हमें शायद ऐसी सभी कंपनियों के बारे में, उस एक प्रोडक्ट के बारे में पता ना हो। जैसे मैं अभी सोप का एग्जांपल लूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद सोप की बहुत सारी कंपनीज के नाम पता ना हो, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। मींस आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है पूरी मार्केट की, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको प्राइसिंग की पूरी नॉलेज नहीं होती। जो जिन चीजों को, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा होता है उसको उसके ही प्राइसेस के बारे में पता होता है। या फिर आपके पास जो फर्म्स होती हैं उनको अपने बायर्स नहीं पता, भाई बायर्स कौन से हैं हमारे, किस तरीके से, उन पर बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, उन पर ही उनकी सेलिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे आपके किसके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले तो हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सेम पिछले बार की जो कंडीशंस है हमारे पास, उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे कि आपके पास कंडीशंस क्या थी इक्विलिब्रियम की, याद दिलाइए सबसे पहले क्या क्या था आपके पास। पहली कंडीशन थी एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है एम सी स्लोप आर इंक्रीजिंग, एम सी कर्व स्लोप आर इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, यही कंडीशन थी। तो यही सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाकर हम जो है समझते हैं इन चीजों को। डायग्राम लगभग लगभग सेम ही सा है रहेंगे आपके पास, इसमें भी ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आने वाला। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आपके पास यहां पर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, देखिए एक चीज आपको ध्यान से समझना जरूरी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्विलिब्रियम से पहले। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होते हैं वहां पर आपके पास एमआर कांस्टेंट रहता था, बट मोनोपोली मार्केट में आपके पास एमआर डिक्रीजिंग और एआर भी डिक्रीजिंग फॉर्म में होता था, है ना। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है इसमें भी एमआर एआर डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, बिकॉज ये भी जो है प्राइजेस को डाउन करके ही ज्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं, बट ये प्राइसेस हाई रखते हैं और कम क्वांटिटीज को सेल करते हैं। ये आपने मोनोपोली मार्केट में भी देखा था, ऐसा ही सेम यहां पर होता है। बट यहां पर जो एमआर और एआर कर्व का स्लोप है इन कंपैरिजन टू मोनोपोली मार्केट वो ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास फ्लैटर एमआर और एआर कर्व होंगे इन कंपैरिजन टू मोनोपोली मार्केट। इस ऐसा रीजन इसलिए है बिकॉज क्योंकि यहां पर आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है, बट आपके पास मोनोपोली मार्केट के अंदर लेस इलास्टिक होती है। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मोनोपोली मार्केट में भी हम इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, और इंडियन रेलवे भाई ट्रेन सर्विसेज है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके ट्रेन का टिकट जो है रेलवे का है कि आपका ट्रेन का टिकट 500 रुपए का है, अब मैं उसे 100 रुपए का आज के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप आज के ही आज ट्रेवल करोगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस डाउन जाने पर भी उसकी डिमांड पर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, और जब प्राइस ज्यादा डाउन जाने पर डिमांड पे कम इंपैक्ट पड़ता है, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है बेसिकली, या फिर लेस इलास्टिक होती है, कम इलास्टिसिटी पाई जाती है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक ऐसा मार्केट है, मोबाइल फोन की मार्केट मान लेते हैं, तो अगर मोबाइल फोन पर 40% तक डिस्काउंट, 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है,
तो इतना सा चेंज होने पर भी शायद मैं कहूं कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपना मोबाइल फोन जो है बदल लेंगे, यानी कि नया मोबाइल फोन की डिमांड करेंगे, परचेज कर लेंगे। तो मींस प्राइस चेंज होने पर डिमांड उससे ज्यादा चेंज हुई, तो जब डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुई तो उसको आप कहते हैं मोर इलास्टिक। तो मींस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर होती है, ज्यादा होती है, और आपके पास लेस इलास्टिसिटी मोनोपोली मार्केट में पाई जाती है। इस वजह से ही यही एक रीजन है कि आपके पास जब आप यहां पर एमआर और एआर कर्व बनाएंगे ये फ्लैटर होंगे इन कंपैरिजन टू मोनोपोली मार्केट। तो मैं बना देता हूं थोड़े से फ्लैटर कर्व जिससे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आपके पास एमआर कर्व है और ये आपके पास एआर कर्व है। अब आपको कंडीशंस पता ही है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम करना है तो इक्विलिब्रियम के लिए एमसी कर्व एमआर कर्व को टच करना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये आपके पास एमसी कर्व है, ठीक है, और ये इसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर क्यू आपके पास आउटपुट आ रहा है। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने ले लिया। अब इस पर अगर आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस देखने के लिए आप एआर कर्व तक जाएंगे ऊपर। तो आपके मैं प्राइस के लिए देखिए बना देता हूं। प्राइस के लिए आप यहां तक जाएंगे तो ये प्राइस आप मार्केट में चार्ज कर रहे होंगे, कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, पी प्राइस आप चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, कितने गुड्स को, मतलब इतने यूनिट इतने आउटपुट को सेल करने के लिए। अब यहां पर जब आप एसी कर्व की बात करेंगे तो एसी कर्व में यहां पर आपके पास यहां से ये जो है टच होता हुआ, सॉरी दोस्तों रुक जाइए, यहां से टच होता हुआ जो है ये इधर से चला जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ये एसी कर्व, ठीक है, क्लियर है, अकाउंट एसी कर्व, दैट्स इट। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर एसी आपकी कवर अप हो रही है, यानी कि एवरेज कॉस्ट कवर अप हो रही है। तो मींस आपके पास प्राइस आप पी चार्ज कर रहे हैं बट आपकी कॉस्ट जो है सी पॉइंट पर कवर अप हो जा रही है। तो ये जो इतना सारा पार्ट है आपको वो आपका क्या मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, बताइए बच्चे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज कॉस्ट कवर अप हो गई है, उससे भी ज्यादा आपका प्राइस है, तो जब एवरेज कॉस्ट कवर अप हो गई है उससे भी ज्यादा आपका प्राइस है तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया और इक्विलिब्रियम भी समझ में आया होगा। अब अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, अगेन डायग्राम बनाकर समझाता हूं, बिकॉज आप सभी को पता ही है इन सभी के हमें डायग्राम बनाकर समझने होते हैं। डायग्राम सेम से ही हैं जो प्रीवियसली हमने पढ़े थे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे जब मोनोपोली अगर मार्केट समझ में आ गया है तो। उसी के जैसे डायग्राम है, बस AR MR कर्व थोड़े से फ्लैट बनेंगे, ये आपको दिखाना होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास AR और यहाँ पर हमने बना दिया ये अपना MC कर्व, ठीक है, MC, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, यहाँ पर आउटपुट Q हो रहा है प्रोडक्शन, और AR तक अगर आप जाएं तो ये आपके पास यहाँ पर इतना प्राइस चार्ज किया जा रहा है, P प्राइस। और आपका AC कर्व जो अगर मैं लूँ, ठीक है, ये आपका AC कर्व हो गया, तो ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर आप देखें AC और आपके पास AR दोनों इक्वल है, मींस एवरेज कॉस्ट और प्राइजेस दोनों इक्वल हैं। तो जब एवरेज कॉस्ट और प्राइजेस दोनों इक्वल होते हैं तो आपको क्या मिल रहा होता है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो गई कि नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ हो रहा है फर्म को, ठीक है, क्लियर है। और कितना हो रहा है उसके लिए आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने नहीं बताया, इक्विलिब्रियम के बनाया है बस ओनली, ठीक है। अब समझते हैं लॉस, अगर फर्म को लॉस होता है तो ये सब डायग्राम आपने किए हुए हैं, अभी देखिए तुरंत आप खुद अपने माइंड में बना लेंगे इसका डायग्राम। अब आपके पास AR MR कर्व अगेन सेम ही रहेंगे, थोड़े से फ्लैट बस, ठीक है, ये MR, ये AR, ठीक है, MC कर्व आपका, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, Q आउटपुट इक्विलिब्रियम। प्राइस तक जाएंगे तो आपके पास प्राइस यहाँ पर P मिल रहा होगा, ठीक है। बट आपके पास लॉस हो रहा है, तो लॉस जब होगा जब आपका एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा होगा इससे। तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और इसी सेम प्राइस पर अगर आप देखें तो आपको ये कॉस्ट मिल रही है C के इक्वल, और प्राइस आप P चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है आपके इन प्राइस से। तो अगर एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो आपको क्या होता है, लॉस। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका लॉस शो कर रहा है कि फर्म को इतने का लॉस जो है बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये हो गई शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं किसमें, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की।
तो जब आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की ही तरह है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी, ठीक है। तो टॉपिक लिखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम की बराबर ही है, बस चेंज ही आएगा। यहाँ पर आप LAC LMC का बना रहे होंगे, लॉन्ग रन में और कुछ चेंज जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए बना देता हूं मैं, और कुछ एक्सेस कैपेसिटी वगैरह भी बचेगी। तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, और AR MR कर्व, MR AR। अब इसके बाद आपका MC कर्व, LMC बेसिकली। ठीक है, और फिर आप बना देंगे यहाँ पर LAC कर्व, और LAC कर्व हम यहाँ पर ये और ये इस पर। ठीक है, अगेन दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, LAC कर्व, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप देखेंगे प्राइस चार्ज किया जा रहा है P, इस प्राइस पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E पॉइंट, जहां पर आपके पास MR MC के इक्वल है। ठीक है, MR MC के इक्वल है और MC इंक्रीजिंग भी है, तो यही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल, लॉन्ग रन में भी आपके पास इसी टाइप से आप जो है यहाँ पर बना रहे होते हैं डायग्राम, बस आप लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का यूज कर रहे होते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तो भाई सेम ही है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस कैपेसिटी की। अब देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, कुछ एक्सेस कैपेसिटी जो है बच जाती है। अब ये एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक्सेस कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है आपके पास कि जितना फर्म के पास कैपेबिलिटी है उतना फर्म जो है उससे कम प्रोडक्शन करती है। अब इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं। लाइक देखिए, जैसा कि ये हमने बनाया डायग्राम, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिए AR और MR कर्व, MR और AR। ठीक है, और ये हम बना देते हैं अपना MC कर्व, और ये LMC कर्व होगा बेसिकली। ठीक है, LMC कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास यहाँ पर है E पॉइंट पर। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपके पास LMC आपके MR के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इस पर अगर आप प्राइस को लें, तो प्राइस को लेते हैं, अभी रुक जाइए, इस पर अगर हम प्राइस को लें तो इतना प्राइस चार्ज हो रहा होगा P के इक्वल। ठीक है, और इस पर आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ से इस तरीके से LAC कर्व पास कर रहा होगा लॉन्ग रन वाला। ठीक है, तो ये हम इसको R नाम दे देते हैं, और इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दीजिए M। ठीक है, तो आप ये M पॉइंट मैंने जो दिया ना, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट है। तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर आप जो है आउटपुट प्रोड्यूस पहले Q कर रहे थे, लेकिन आप Q1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इक्विलिब्रियम ये पॉइंट है E, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर R पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और प्राइस आप P चार्ज कर रहे हैं। इस प्राइस पर आपके पास जो है आप Q क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, इसके बाद प्रोडक्शन को बंद कर दे रहे हैं। बट आप देखिए, आप और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ा सकते हैं, बट मार्केट में जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं, फर्म्स हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहती हैं। अगर आप देखें इस डायग्राम को कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है इस पॉइंट पर मिली है, और मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर आप Q1 पॉइंट को, Q1 क्वांटिटीज आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आपने नहीं किया बिकॉज ऑफ आप सोच रहे हैं कि आपका प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। देखिए यहां पर प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा और आपको कम प्राइस मिलेगा, बट बच्चे अगर आप देखें इतने थोड़े से प्राइस में आपके पास जो क्वांटिटी है वो आप इतनी मार्केट में सप्लाई कर पाएंगी फर्म्स, बट फर्म्स नहीं कर रही हैं। तो ऐसा यहां पर आपके पास जो है इतने के इक्वल जो भी मैंने बनाया, ये एक्सेस कैपेसिटी जो है आपके पास क्रिएट हो जाएगी
कैपेसिटी जो है, इतनी एक्सेस कैपेसिटी आपके पास यहाँ पर निकल के आ रही होगी। बिकॉज फर्म जो है चाहती नहीं है और लॉन्ग रन में और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में यहां तक उनकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, और इतनी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, और लॉन्ग रन में तो कॉस्ट वैसे भी कम हो जाती है एवरेज कॉस्ट, तो इतना प्रोडक्शन कर सकती हैं, थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप ही जाएगा, बट फर्म्स जो है ऐसा नहीं करती। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आपके पास एक्सेस कैपेसिटी आती है, और इस एक्सेस कैपेसिटी का फर्म्स जो है बिल्कुल वेस्ट कर रही होती हैं, यानी कि वो चाहें तो इसका कर सकती हैं यूज, और ज्यादा आउटपुट जो है, और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी तो मार्केट के अंदर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी उनके प्रोडक्ट्स की, और प्राइजेस भी जो है ड्रॉप देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू करंट सिचुएशंस, प्राइजेस ड्रॉप हो जाएंगे। बट फर्म चाहती ही नहीं है कि उनके प्राइसेस ड्रॉप हों, वो ज्यादा प्राइसेस पर कम क्वांटिटी को जो है प्रोड्यूस करके सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं। जैसे मोनोपोली मार्केट में मैंने समझाया था आपको कि मोनोपोली मार्केट के अंदर भी तो फर्म्स यही करती है कि वो प्राइस ज्यादा चार्ज करती है और क्वांटिटी को कम सप्लाई करती है। जब हमने इन कंपैरिजन देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से, तो आपको वहां पर क्लियर समझ में आया था। ऐसा ही हम यहाँ पर भी इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है नॉन प्राइस कंपटीशन का। तो एक आपके पास कंपटीशन जो है वो प्राइस का भी हो सकता है, नॉन प्राइस कंपटीशन भी हो सकता है। अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर आप देखें, अगर फर्म्स जो है प्राइस कंपटीशन करती हैं, मतलब अगर एक का प्राइस जो है, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया होगा आपको कि अगर एक फर्म जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये रखती है, तो दूसरी फर्म चाहेगी कि मैं 9 रुपये उसका प्राइस रखूँ। बट इससे होगा क्या, इससे ना पूरी इंडस्ट्री बेकार हो जाएगी, पूरी मार्केट बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक फर्म ने 10 में बेचा, दूसरी 9 में बेच रही है, तीसरी आ सकती है 8 में बेचने लग जाए, 7 में बेचने लग जाए। तो देख रहे हो एक तरीके से प्राइस जो है जो उस प्रोडक्ट का है वो लो जा रहा है, और सभी मार्केट के अंदर सभी जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है नॉन प्राइस कंपटीशन का रास्ता अपनाते हैं, बिकॉज फर्म के अंदर, मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट बना रहे। क्योंकि अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा तो वहां पर जो है फर्म्स धीरे धीरे मार्केट से जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है नॉन प्राइस कंपटीशन अपनाते हैं, और प्राइस को कम ना करके जो है अलग मेजर्स अपनाते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट पे ये ज्यादा खर्च कर देंगे, या आपको कुछ गिफ्ट दे देंगे, ठीक है, गिफ्ट दे देंगे। जैसे कि आपने दिवाली वगैरह पे देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट के साथ एक नया गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप टेलीफोन लेने गए तो आपके पास जो है, आपके मोबाइल फ़ोन लेने गए बेसिकली, तो आपको एक ईयरफोन दे देंगे या एक हेडफोन दे देंगे साथ में। इसी तरीके के और गिफ्ट जो है ये निकालते रहते हैं, और कुछ अच्छे बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं, कुछ स्कीम्स लगा दी जाती हैं, कुछ कूपन्स दे दिए जाते हैं, जैसे स्क्रैच कूपन, जैसे आप चाय की पत्ती के साथ देखते रहे टिफिन निकलता था। तो इस तरीके के कुछ स्कीम्स जो है लगाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है बिल्कुल खत्म, मतलब प्राइस का कंपटीशन नहीं करना पड़ता है इन्हें, नॉन प्राइस कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जो है नॉन प्राइस कंपटीशन क्रिएट करने से मार्केट जो है पूरी खराब नहीं होती, और मार्केट में जो है फर्म्स को प्रॉफिट बना रहता है। देखिए क्या होता है, जब आप इस तरीके की कंपटीशन की बात करेंगे और सभी फर्म्स जो हैं एक दूसरी फर्म को जो है हटाना चाहती हैं एक तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है। कट थ्रोट कंपटीशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक फर्म दूसरी फर्म को जो है बिल्कुल डाउन करना चाहती है, तो वो कुछ ऐसी स्कीम, ऐसे ऑफर्स लेकर आएगी कि बाकी फर्म्स ऐसा नहीं दे पाएगी, या अपनी क्वालिटी के ऊपर ये इस चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी दूसरे प्रोडक्ट के या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से बेटर है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के लॉन्चेस देखते होंगे, तो वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स को उठाते हैं, बोलते हैं उनमें ये कमी है, हमारे पास उससे ये चीज़ बेटर है, कैमरा बेटर है, डिस्प्ले बेटर है। तो इस तरीके से जो है अपनी कुछ ना कुछ कंपटीशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरी कंपनी से। तो इस तरीके से यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन भी क्रिएट हो जाता है मार्केट में। अब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो इसकी वजह से आपको एक सोशल कॉस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब सोशल कॉस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा और प्राइस आपके पास कंपटीशन है नहीं, तो प्राइस कंपटीशन ना होने की वजह से हम प्रोडक्शन वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, क्वालिटी, इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ किया जाएगा, जिससे एक सोशल कॉस्ट आएगी, और फर्म जो है मार्केट के अंदर, जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स मार्केट के अंदर जो है एंटर करेंगी, और एंट्री जब तक करेंगी जब तक आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना हुआ है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर फर्म्स को हो रहा है तो फर्म्स जो है इस मार्केट के अंदर एंटर करते रहेंगी, बट धीरे धीरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है
खत्म हो जाता है। यानी कि लॉन्ग रन में जब आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है मार्केट्स के पास बचता ही नहीं है। आपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम वाली वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने इक्विलिब्रियम में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं समझाया होगा, बिकॉज शॉर्ट लॉन्ग रन में आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स के पास होता ही नहीं है। बिकॉज शॉर्ट रन में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है तो फर्म्स ज्यादा एंटर करती हैं मार्केट के अंदर, और वहां पर आपके पास जो है और धीरे धीरे फिर लॉन्ग रन में आपके पास शॉर्ट रन और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाता है मार्केट के अंदर से, और मार्केट जो है वो खाली होने लगती है, और बेसिकली जितनी फर्म्स थी वो मार्केट को छोड़ने लगती हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, बेसिकली प्लेयर्स ही मैं इनको कहूंगा इन कंपनीज को, तो कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो दूसरी कंपनीज को मार्केट में एंटर ही नहीं होने देते हैं, मार्केट को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि मार्केट में और कोई फर्म जो है एंटर ना हो जाए, बिकॉज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो कंप्लीट कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, जिसकी वजह से और फर्म्स एंटर भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और इस तरीके की क्वालिटी लगा देते हैं या इस तरीके की स्कीम्स देते हैं कि मार्केट में नई फर्म्स आने से पहले सोचे कि हमें इतना सारा चीजें करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सस्टेन हो पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है सेलिंग कॉस्ट का। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जब आप कंपिटेटिव मार्केट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज कंपिटेटिव मार्केट जब भी चल सकती है, जब भी कंपटीशन हो सकता है आपके पास, जब आप बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट करें। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक होती है आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होती है आपके पास सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का सिंपल सा मतलब क्या है भाई, अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, उस रॉ मटेरियल के लिए मैंने कुछ पैसे पे किए होंगे, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई होगी। ऐसे ही मैंने लेबर्स लगाए हुए हैं, लेबर को कुछ मैंने वेजेस दी हुई होगी, उसकी कॉस्ट आई होगी, कुछ कैपिटल लगाई होगी, उसकी कॉस्ट आई होगी, कुछ मैंने मशीन्स वगैरह यूज की हुई होंगी, उनकी मैंने जो है कॉस्ट आई होगी। तो इस तरीके से इनकी कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। बस सेलिंग कॉस्ट एक तरीके से क्या है, आप जब प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर आपको सेल करने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, यही आपकी क्या है, सोशल कॉस्ट है। इसको आप सोशल कॉस्ट कहेंगे, एडवर्टीजमेंट पे खर्च, आप कहेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात करूं तो वीवो ओप्पो जैसी कंपनीज क्या करती हैं, वो हायर कमीशन देती हैं, वो रिटेलर्स को, जो रिटेलर्स हैं उनको जो ज्यादा से ज्यादा कमीशन पे कर रही होती हैं। जब रिटेलर्स को ज्यादा कमीशन पे कर रहे हैं तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, यही भी आपके पास क्या है, एक सेलिंग कॉस्ट है। तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर फर्म्स की जो है ज्यादा होती है, और फर्म हमेशा चाहती है कि उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट मिलाकर यहां पर आपके पास क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट जो है फर्म की, वो हमेशा, वो भी टोटल एवरेज कॉस्ट की यहां पर हम बात करेंगे, टोटल एवरेज कॉस्ट हमेशा जो है प्राइस से लेस देन बनी रहे, तो फर्म को वहां पर प्रॉफिट होगा ही होगा। तो फर्म हमेशा चाहेगी कि उसका सोशल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, सोशल कॉस्ट कम से कम रहे, और अगर प्राइसेस ज्यादा मिल जाए उससे तो और बेटर है, दोनों कॉस्ट को मिलाकर, तो वो और ज्यादा सेलिंग कॉस्ट खर्चा करेगी और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगी। देखिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए जैसे एक आपके पास इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बहुत फेमस लाइन कही है, सेलिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड इन द अल्टर द पोजीशन और शेप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की डिमांड कर्व को भी डिपेंड करता है भाई। अब देखिए इसका क्या शेप है, हम बात करते हैं शेप ऑफ सेलिंग कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो यहां पर इसका शेप अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस टाइप से आपको जो है यू शेप का ये आपको देखने को मिल जाएगा, एवरेज सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट लिख देता हूं मैं इसको, एवीजी सेलिंग कॉस्ट। अब ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट आपको जो है क्यों दिख रहा है ये यू शेप का, और डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों है, कैसे है। याद होगा दोस्तों, आप सभी ने प्रोडक्शन में पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, फिर मैंने आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट बताई होगी। तो ऐसे ही सेलिंग कॉस्ट होती है, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन हो रहा होता है और मार्केट में आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में आपको पर यूनिट जो सेलिंग कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आती है। बट जब आपका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है और उसको आपको फोर्सफुली सेल करना पड़ता है, बेसिकली देखिए क्या है, जब मार्केट में नया नया प्रोडक्ट होता है तो आपको उसको सेलिंग पर कम पैसा, मतलब आप सोच रहे होंगे सर नया प्रोडक्ट तो बताने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं ना, बट हम बात कर रहे हैं कि हर यूनिट को बेचने की जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में कम होती है, आराम से लोग जो है खरीदते हैं।
बट उसके बाद जब आपको और ज्यादा सेल करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उस पर आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो बेसिकली आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट है सेलिंग का एक प्रोडक्ट की वो बढ़ने लग जाती है। इस वजह से आपके पास जो ASC कर्व है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व, वो आपके पास डाउनवर्ड है स्टार्टिंग में, फिर जो है अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलती है इसका कर्व। अब हम बात करते हैं कि सेलिंग कॉस्ट और फर्म का इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है। सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए सिंपल, अभी ना इस डायग्राम को ना मैं बहुत सिंपल रखूंगा बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो आपको चीजें जो है समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, अब ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम में मैं इक्विलिब्रियम फर्म जो MRMC होता है ना वो नहीं बनाऊंगा बिकॉज आपका डायग्राम फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा, मैं आपको वहां पर बताऊंगा अभी यहाँ पर आपको क्या मान के चलना है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि आपका AR कर्व ना स्टार्टिंग में ये है AR1। ठीक है, AR1 आपका AR कर्व है। अब यहां पर जो है मैं एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व बनाऊं, एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व, तो ये आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व यहां से पास थ्रू जा रहा है जिसको मैं ACP कर्व का नाम दे रहा हूं। ठीक है, ACP कर्व आपका ये जो है एवरेज कॉस्ट कर्व शो हो रहा है इस प्रोडक्शन का। अब इस पर आपके पास यहां पर आपको देखिए इस पॉइंट पर आपको यहां पर जो है देखने को मिल रहा है जहां पर आपका एवरेज कॉस्ट जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा और आपका जो प्राइस है, जो आपको मिनिमम प्राइस मिल रहा है, वो आपको इस पॉइंट पे आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो सपोज दैट मैं एक अज्यूम करने के लिए आपको कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम फर्म का इस पॉइंट पर है। ठीक है, इस B पॉइंट पर, और C आपके पास ये कॉस्ट है। तो मैंने यहाँ पर प्राइस कहा कि आपके पास ये A प्राइस है और D यहाँ पर आपके पास यहाँ तक कॉस्ट आ रही है। तो देखिए यहाँ पर फर्म की कॉस्ट इतनी है एवरेज कॉस्ट और आपका प्राइस इतना है, ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर कहेंगे कि ये फर्म का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। चलिए यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब अगर मैं कहता हूं कि आपकी कॉस्ट जो है कम है, आपकी कॉस्ट कम है और आपका प्राइस ज्यादा है, AR प्राइस को शो कर रहा है, तो मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना हम इस प्रॉफिट को और सेलिंग कॉस्ट पर लगाएं, मतलब सेलिंग कॉस्ट अपनी बढ़ा दें और ज्यादा सेल करें मार्केट के अंदर। तो आपके पास सेलिंग कॉस्ट जैसे ये लोग बढ़ाएंगे तो आपके पास यहां पर अगेन आपको एक चेंज देखने को मिलेगा जहां पर आपकी डिमांड जो है मार्केट में अब AR1 से AR2 हो चुकी होगी। सॉरी दोस्तों, ये वाला मैं इसको बनाता हूं, AR2 आपकी सेलिंग कॉस्ट यहां पर इन्होंने कर दी होगी। तो मैंने कहा कि ये AR2 आपकी सेलिंग कॉस्ट हो चुकी है। अब इस AR2 पर आपका सपोज दैट मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है। अब देखिए यहां पर ना ARMC कर्व में बनाता फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता, आप इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका C पॉइंट। ठीक है ना, इसी तरीके से यहां पर भी आपको एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मानना पड़ेगा। लाइक मैंने कहा कि आपके पास यहां पर आपका AC कर्व यहां से इस बिंदु से जो है पास होते हुए जा रहा है, ये आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व है। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग। अब इस पॉइंट पर आपके पास जो है यहां पर जब इसको आप देखेंगे क्वांटिटी आपके पास ज्यादा आ रही होगी, रुक जाइए एक बार और डायग्राम में थोड़ा सा और डिफरेंस मैं लेकर आता हूं ये। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग, इस पर आपके पास मान लीजिए इक्विलिब्रियम यहाँ नीचे कहीं आ रहा होगा और ये आपकी मिनिमम कॉस्ट है और ये आपका जो है यहाँ पर प्राइस है। तो अब आपके पास प्राइस इतना मिल रहा है और कॉस्ट इतनी मिल रही है, तो ये आपका अगेन दोबारा से प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। अभी भी प्राइसेस ज़्यादा हैं और आपके पास कॉस्ट और आउटपुट अगर आप देखें तो पहले आप Q अगर आउटपुट कर रहे थे तो अब आप P आउटपुट मार्केट के अंदर सेल कर पा रहे हैं और इसमें आपके पास एवरेज कॉस्ट जो है इतनी शो हो रही है। ठीक है, और नीचे अज्यूम कीजिए कि मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में है, MRMC के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इतना फर्म को इस बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर अगेन दोबारा प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है, अगर आपने अगेन दोबारा देखा कि आपका AR अभी भी ज्यादा है, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो भी सेलिंग प्लस जिसके आ रही है, तो फर्म जो है दोबारा से अगेन सेलिंग कॉस्ट को जो है अगेन लगा देगी, बढ़ा देगी। अगर सपोज दैट स्टार्टिंग में फर्म ने 500 रुपए की सेलिंग कॉस्ट लगाई थी तो अब फर्म 700 रुपए की सेलिंग कॉस्ट लगा देगी। तो सेलिंग कॉस्ट लगाएगी और ज्यादा सेल करेगी तो भाई डिमांड मार्केट के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब आपका जो AR कर्व है यानी कि डिमांड कर्व भी होता है AR कर्व, वो अब ऊपर की ओर अगेन दोबारा बढ़ेगा और अब ये AR3 आपके पास कर्व रहेगा। इस पर आपके पास अगेन अगर आप देखें
तो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व रहेगा वो आपके पास, अब मान लेते हैं ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है सेलिंग कॉस्ट कर्व के साथ SCS1, ठीक है। और इस पर आप मान लीजिए इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आ रहा होगा जहां पर आपके पास आउटपुट जो है L है, ठीक है। और इस पर आपके पास ये आपका प्राइजेज है और इतनी आपके पास एवरेज कॉस्ट यहाँ पर आ रही है, तो मीन्स ये सारा का पार्ट आपका दोबारा से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखिए अगेन फर्म को प्रॉफिट हुआ बिकॉज एवरेज रेवेन्यू अभी भी उनकी सेलिंग कॉस्ट से कम है। तो फर्म्स ऐसा करते रहेंगी, जब तक करते रहेंगी जब तक फर्म्स को जो भी टोटल यहाँ पर आपका टोटल जो सेलिंग कॉस्ट है आपकी वो आपके प्राइजेस के बराबर नहीं हो जाती, सेलिंग कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती, बिकॉज फर्म देखते रहेगी कि सेलिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है पर यूनिट, एवरेज सेलिंग कॉस्ट की बात हो रही है, वो भी एवरेज सेलिंग कॉस्ट इक्वल ना हो जाए प्राइस के, बिकॉज जब उस प्रोडक्ट का प्राइस उतना है और उस प्रोडक्ट के प्राइस पर जो हम सेलिंग पर कॉस्ट खर्च लगा रहे हैं वो कॉस्ट भी उसके इक्वल आ जाए और उससे ऊपर जाने लग जाए तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी सेलिंग की, उस प्रोडक्ट को उससे प्राइस कम मिलने वाला है, तो क्या हम उस पर और ज्यादा सेलिंग कर कॉस्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट आप इसे कह सकते हैं जब प्राइसेस इक्वल हो, तो ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। क्लियर है, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा और वहां पर फर्म इसी तरीके से वर्क कर रही होगी। अब यहां पर आपके पास लगभग ये चैप्टर फिनिश है। अब हम कुछ डिफरेंसेस को समझते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, क्या डिफरेंस है दोनों में बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, आपको पता ही है कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR-MR कर्व इस तरीके से होता है, फ्लैटर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक होती है ना, परफेक्ट इलास्टिक, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कर्व और इनफिनिटी शो हो रहा है। और जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बात करते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, बिकॉज भाई प्राइस जब ये ज्यादा प्राइस को कम करते हैं तभी ये ज्यादा यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर प्राइस, बट यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कांस्टेंट रहता है। ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके पास जो है इक्विलिब्रियम तो दोनों ही मार्केट में लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप बात करें रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस वगैरह के बारे में तो आपके पास AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू MC, ये आपको कहां देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिल जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन। बट आपके पास जो AR है वो ग्रेटर देन होता है MR से, और ये किस में होगा, या फिर आपके पास, और आप कह सकते हैं कि जो AR है वो ग्रेटर देन होगा MC से भी, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाता है मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सिंपल स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आप बात करें यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है बताइए, होता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होगा, बट आपके पास मोनोपोलिस्टिक में नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन भी लिखना जरूरी है, बिकॉज लॉन्ग रन में नहीं होता ना, शॉर्ट रन में तो होगा, शॉर्ट रन में तो दोनों में होगा, बट लॉन्ग रन में आपके पास यहां पर नहीं होगा। नो सुपर प्रॉफिट SP लिख रहा हूं इन लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इस फर्म को नहीं होता, बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें दोनों का एक कंपैरिजन तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपके पास ज्यादा आउटपुट करता है। देखिए मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं, लॉन्ग रन का डायग्राम है, और ये अब आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो पैरेलल जाते हैं, बट यहाँ पर इस वाले मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से MR AR कर्व देखने को मिलता है, ये MR ये AR कर्व। और अगर हम बना दें यहाँ पर क्या LAC और LMC कर्व, तो आपके पास यहाँ पर आपका LMC कर्व, ठीक है, और LMC कर्व आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पर E पॉइंट पर। इस E इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपको कितना प्राइस और आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आपका प्राइस जो है मार्केट के अंदर P है, ठीक है,
और इस P पर आपके पास यहाँ पर देखिए, दूसरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ से आपका पास आउट हो रहा होगा LAC कर्व, और यहाँ ये मिनिमम पॉइंट पर होगा LAC कर्व। ठीक है, तो अगर आप देखें जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वहां पर आपका AR/MR जो है इतना ये होगा। ठीक है, ये वाला आपका AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P हो जाएगा, जिसे आप P1 भी नाम दे सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो आपके पास पहले जो आउटपुट Q था, या M ले लीजिए आप इसे, M था, और वो अब N हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो आपको जो आउटपुट है वो ज्यादा देखने को मिलता है लॉन्ग रन के अंदर, कहां पर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इन कंपैरिजन टू क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। रीजन बताएगा कोई बच्चा मुझे? रीजन अभी मैंने बताया, बिकॉज बताइए, बिकॉज एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। हम मतलब बिकॉज एग्जिस्टेंस और लिख दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है, यहां पर आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एग्जिस्टेंस होती है हमेशा एक एक्सेस कैपेसिटी की, बट नो एक्सेस कैपेसिटी इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, फुल अपनी फ्लैश एबिलिटी पर, बेसिकली कैपेसिटी पर काम कर रही होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये सिंपल सा डिफरेंस आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चे कि आपके पास क्या डिफरेंस होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट हम मेन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी तो आप थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से समझ ही पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, क्या रिलेशन होता है देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक तो सबसे पहले कर्व्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से MR और AR कर्व थोड़े जो हैं स्टीप होते हैं। ठीक है, स्टीपर। बट आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में थोड़े से फ्लैटर होते हैं, MR और AR थोड़े फ्लैटर होते हैं। रीजन याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपके पास ज्यादा डिमांड इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो इसको लिख भी देता हूं मैं कि आपके पास AR कर्व जो है यहां पर वो लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है इन मोनोपोली। ठीक है, रीजन आपको समझाया था कि भाई मोनोपोली मार्केट में ज्यादा डिमांड बढ़ती नहीं है प्राइसेस कम होने पर, और ये ज्यादा प्राइस के इम्पैक्ट पर उसको नजर भी नहीं आता है। और यहाँ पर डिमांड कर्व जो है फ्लैट होता है, AR कर्व मोर इलास्टिक डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, यहां पर ज्यादा आपके पास इलास्टिसिटी देखने को मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो आपको ये डिफरेंस एक समझ में आया होगा। सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट होता है वहां पर आपके पास मतलब लेस सेलिंग कॉस्ट होती है, लेस या नो सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, या लेस या फिर नो सेलिंग कॉस्ट, या तो ये सेलिंग कॉस्ट होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत कम होती है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग, उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि भाई यही एक मोनोपोली रखते हैं और इनके प्रोडक्ट लोग आराम से खरीदेंगे, बिकॉज इनके अलावा कोई है ही नहीं। जैसे इंडियन रेलवे, भाई रेलवे और किसी की चलती है, हम किसी और की रेलवे यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। ठीक है ना। और सेलिंग कॉस्ट आपके पास यहाँ पर मोर सेलिंग कॉस्ट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, सेलिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर, इस वजह से जो है ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट पर आपको खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। अब लॉन्ग नेचर्स की प्रॉफिट की अगर आप बात करें, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, ठीक है, तो लॉन्ग रन प्रॉफिट के नज़रिए से अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो आपके पास यहाँ पर AR जो है आपका LAC के इक्वल होता है, ठीक है, इन द आपके पास कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, बट आपके पास AR जो है ग्रेटर देन होता है हमेशा LAC से इन द मोनोपोली मार्केट के अंदर, ठीक है। एकाधिकार में आपके पास दीर्घकाल में ये मोनोपोली के अंदर सिचुएशन है, मोनोपोली, और ये आपके पास मोनोपोलिस्टिक के अंदर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब ये बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है AR इसका हमेशा ग्रेटर देन रहता है, ये प्राइस हमेशा ज़्यादा हाई करके रखता है, बिकॉज मोनोपोली मार्केट है, उसे पता है भाई मेरे अलावा और कोई प्लेयर है ही नहीं, तो मैं हमेशा AR अपना ज़्यादा रखूंगा और एवरेज कॉस्ट को हमेशा लो रखूंगा। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR LAC के बराबर आता ही आता है, वहां पर इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर नो प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है, सिंपल, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, इसमें और कुछ भी नहीं बचा है, और अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब कुछ MCQ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ओलिगोपोली मार्केट को जो है पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।